मुज़हर भाई, आप यहाँ पे नॉस्टैल्जिया एंजॉय कर रहे हैं। आप सेटअप करें जाके। टाइम रिश्ता, टाइम रिश्ता। ओके, थैंक यू। दिल की बातें एक दूजे पे। Hello and Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair Hassan and you are watching and listening all new episode of The Sapiens Experience. हमारे एपिसोड्स में आपकी मुलाकात होती है मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टिस्ट हैं एंड वो कुछ ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के अंदर किसी न किसी किस्म का चेंज ला रहे होते हैं या चेंज का पार्ट होते हैं. सो वी हैव इन्वाइटेड वन ऑफ द prominent musician of our industry as in Pakistani music industry. उनसे बात करेंगे आज. We have the phenomenal Fakhir. Assalamu alaikum Fakhir bhai. Assalamu alaikum Muzair, how are you? I'm good and I'm very happy to see you first of all. Well, feeling is mutual and welcome to Pakistan. Thank you. And Fakhir bhai, we have been meeting in different continents, different countries and हमेशा आपको देख के I've been an avid follower of your songs अगर मैं बात करूँ. Thank you. During those times and in fact जब हम छोटे छोटे बच्चे थे. नहीं बिल्कुल नहीं थे, इतने छोटे भी नहीं थे. क्यों नहीं थे, कभी तो छोटे थे. बिल्कुल. लेकिन आपके जो सॉन्ग्स हैं, the people who are listening to me right now, in fact जो मेरे कुछ close friends हैं who are living with me in Houston या पाकिस्तान में भी, उनके साथ ही अक्सर होता है कि जब कोई अगस्त होता है, इंडिपेंडेंस डे, सितंबर होता है एंड वी आर जस्ट हैंगिंग अराउंड या हम क्रूजिंग कर रहे होते हैं, उसमें जब मैं सॉन्ग्स प्ले करता हूँ तो मेरे भी कोई गाने आ जाते हैं. आपके गाने हम बाकायदा प्ले करते हैं, गाड़ी की एम्बियंस लाइट हम ग्रीन करते हैं एंड देन वी प्ले दो सॉन्ग्स एंड जब वो सॉन्ग का फील आता है एंड कभी कभार मैंने आपको भी एक दो वीडियोस भेजी हैं पीपल आर एक्चुअली वाइबिंग ऑन योर सॉन्ग्स. 2-3 गोरों को भी हमने सॉन्ग सुनाया एंड दे वर लाइक ओके टेल अस व्हाट दिस सिंगर इज ऑल अबाउट, टेल अस अबाउट दिस सिंगर एंड एक बड़ा मजे का फील आता है. जी बिल्कुल जी. पाकिस्तानीज़ अब्रॉड दे ब्लीड ग्रीन. हम पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा जो पाकिस्तानी बाहर हैं वो ज़्यादा मिस करते हैं, वो ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ज़्यादा फ़िक्र करते हैं पाकिस्तान की एंड इसमें कोई शक नहीं है. एंड वही एक चीज़ है जो फिर हमें भी उनके पास लेके जाती है. एंड आई थिंक इट्स ग्रेट टू हैव सो मैनी एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमारे अपने जो लोग हैं एंड दे आर डूइंग सो वंडरफुली वेल. तो बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तानी सक्सेसफुल होते हैं, आप जैसे लोग और हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स. They're making a name not just for themselves but also for this green flag. Fakhir bhai, you have been traveling all around the world and you have been meeting Pakistanis for very long and आपने हर किस्म के Pakistanis and हर लेवल के Pakistanis देखे हैं, उनसे आपने मुलाकात की है throughout the world. So tell us about what's your experience so far meeting Pakistanis abroad. Of course आप पाकिस्तान में हैं and अब जब आप जाते हैं तो क्या एंड किस तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है? यार प्यार मिलता है और बहुत प्यार मिलता है, ढेरों प्यार मिलता है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ से स्पोर्ट्समैन जाते हैं, हमारे क्रिकेटर्स जाते हैं, एक्टर्स जाते हैं, म्यूजिशियंस जाते हैं, मैं भी जाता हूँ और हमेशा प्यार मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग वो घर को मिस कर रहे होते हैं ना पाकिस्तानीज़. एब्सोल्युटली. तो किसी ना किसी तरीके से हम एक कनेक्शन बन जाते हैं उनका और पाकिस्तान के दरमियान. तो वो भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं. वो दावतें करते हैं, आओ भगत करते हैं, टाइम निकालते हैं. वहाँ पे टाइम निकालना जब आप एक जगह गए हुए हैं, काम कर रहे हैं तो मुश्किल होता है. तो टाइम निकालते हैं आपके साथ, आपके दोस्त बन जाते हैं. मेरे एनी ट्रिप्स के ऊपर ऐसे ऐसे दोस्त बने जो मेरे डेकेड से मेरे दोस्त हैं बाहर एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे दोस्त दुनिया भर में हर शहर में कहीं ना कहीं मेरे कोई ना कोई दोस्त हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. और वो किस वजह से हैं, क्या कॉमन है? पाकिस्तान. तो बस वो पाकिस्तान एक कॉमन है ना हमारा एक जो. तो जैसे आप मेरे दोस्त बन गए तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत प्यार मिलता है. वाकई भाई 90s के जो किड्स हैं या अब अगर हम बात करें 80s के जो लोग थे या 90s के जो किड्स हैं, दे नो यू फ्रॉम इंडस म्यूज़िक. उनकी मेमोरी है आपसे द म्यूज़िक से, ARY म्यूज़िक से एंड इस तरह के तमाम जो म्यूज़िक चैनल्स हैं
उनसे आपका जो कनेक्शन है वो इन चैनल्स के थ्रू बना। एंड अब जब आप देखते हैं जो पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री है, ख़ासतौर से म्यूज़िक चैनल्स हैं, वो इस तरह नहीं बन रहे हैं, या इस तरह का जो कंटेंट है वो ना प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंड उसमें हमें अक्सर देखने को भी एंड सुनने को ये मिलता है कि इस तरह का म्यूज़िक ही नहीं बन रहा है, जबकि अब हम देखें अगर तो कुछ ऐसे म्यूज़िक भी प्रोड्यूस हुए हैं जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, देखा जा रहा है, लेकिन उस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ऊपर तो देख लेते हैं, लेकिन टीवी चैनल्स के ऊपर इस तरह के कोई जो सॉन्ग्स हैं उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। यार ओवरऑल इंडस्ट्री की डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। हम म्यूज़िक चैनल्स ऐसा सच रहे नहीं हैं, अब बहुत कम है। जब हम कर रहे थे चंद साल पहले तो बहुत सारे चैनल्स होते थे और उनकी रेस लगी होती थी। ईच टाइम एनी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट वुड रिलीज़ एनीथिंग न्यू, तो उनकी रेस लगी होती थी कि प्रीमियर कौन करेगा। तो आप दे रहे होते थे 3 दिन एक किसी को, पहले 3 days, फिर ऐसे चलता था। अब डायनामिक्स हैव चेंज्ड कम्प्लीटली। म्यूज़िक चैनल्स बंद हो गए हैं, शायद रेवेन्यू इतना अच्छा नहीं था उनका, वो अब ड्रामा बना रहे हैं, ड्रामा दिखा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल बन गए हैं। और अब सारा शिफ्ट जो हो गया है लोड, वो है अब ऑनलाइन। इट्स ऑल यूट्यूब, इट्स ऑल सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर अब चला गया है। तो डायनामिक्स चेंज हो गए हैं एंड आई एम स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद दैट। मुझे नहीं पता ये टिकटॉक कैसे होता है, क्या चीज़ कैसे होती है। मैं हार्डली कहीं पे मेरी प्रेजेंस होगी। फेसबुक के ऊपर एक आध मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे, बाकी मैं कहीं गया नहीं। आई वाज टू लेट। मैंने आज तक अपना यूट्यूब चैनल भी नहीं बनाया। इवन मेरे जो वीडियोस हैं उनके मिलियंस के अंदर व्यूज़ हैं और मुझे नहीं पता वो पैसे कौन बना रहा है। आई एम क्लूलेस। तो ये इंटरेस्ट ना लेना टेक्नोलॉजी के अंदर या पीछे रह जाना, दैट्स अ कर्स। तो मैं हर एक को ये कहूँगा कि कंसोलिडेट करो अपने म्यूज़िक को और कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगवाओ और कुछ करो। आई मीन टेक एन एक्शन। बाकी भाई, यू हैव बीन अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, जैसे मैनी पीपल नो जो आपसे कनेक्टेड है उनको पता है इस बात का। बट नोइंग द फैक्ट कि आपको भी आइडिया है कि अभी डिजिटल ग्रोथ कितनी ज़्यादा है, सो हैव यू एवर डिसाइडेड कि कोई एक डिजिटल टीम को मैं हायर करूँ एंड उससे बोलूँ यार मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो अलाइन करें एंड लेट्स स्टार्ट ऑल द वे आई यूज टू बी, जब नॉन डिजिटल दौर था उस टाइम पे जिस तरह मैं था, अब उस तरह वापस कुछ रिवाइव किया जाए? दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। आर यू गेम? Yes, for sure. I'm in. Now you're recorded now. यार बिल्कुल, अगर if you can help, Yeah. or if your friends can help, तो then yeah we can definitely talk and फिर वो अच्छा हो जाएगा यार, मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। I'll get some additional help, क्योंकि म्यूज़िक तो बहुत है जो मैं बना रहा हूँ and some of the music जो मैं भी कर रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी पोटेंशियल हो सकती है इसके अंदर, लेकिन इट्स जस्ट अबाउट शूटिंग द वीडियोस एंड शूटिंग द राइट काइंड ऑफ क्लिप्स एंड राइट काइंड ऑफ प्रमोशन, जो कि हम जब करेंगे तो फिर करेंगे, लेकिन मुझे वो करना आता नहीं है। दैट्स द थिंग। अभी आप बात कर रहे थे उज़ैर, नया म्यूज़िक बहुत अच्छा बना रहे हैं बच्चे, द न्यू किड्स। ऑब्वियसली हर ज़माने के लिहाज से जब हम म्यूज़िक कर रहे थे तो जो उस ज़माने में आप लोग थे, बच्चे थे, आप लोग एसोसिएट करते हो उस म्यूज़िक से। जबकि आज जो म्यूजिशियंस कर रहे हैं यंगस्टर्स, उनके साथ आज के बच्चे रिलेट कर सकते हैं। तो जब वो रिलेट करते हैं तो उनके लिए हीरोज़ वो हैं एंड बहुत अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं बच्चे। अब अगरचे म्यूज़िक करना बहुत आसान हो गया, अब इट्स वेरी इजी। हमारे दौर में मुश्किल था, हम लोगों ने मीडी से शुरू किया था, मीडी फिर वेव पे गए थे, फिर कंप्यूटर्स, फिर ये वो सीक्वेंसिंग हम प्रोग्रामिंग करते थे। अब तो आर्केड आ गया है, स्प्लाइस आ गया है, तो अब तो ठकाठक अगर थोड़ी सेंस है तो आप म्यूज़िक बना लेते हो। And then you can tune your vocal, even if you're not really a singer, you still can polish and you can fine tune your vocal and you can have a product out जिसके अंदर आप एक अच्छे सिंगर लगोगे। अब लाइव गाना ना गाना वो बात की बात है। तो अब म्यूज़िक आसान तो हो गया है, लेकिन फिर भी अच्छा म्यूज़िक करना हमेशा से एक चैलेंज होता है। लेकिन then again there are some ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनका म्यूज़िक नहीं है, लेकिन फिर भी वो पीपल, तमाशबीन कौम है ना हम जी, तो लोग उसको शौकीन हो जाते हैं, उसको भी हंसने के लिए, मजाक के लिए फिर वो देखते हैं। ऐसे चीज़ें भी अब आ गई हैं मार्केट के अंदर। तो मैं किसी को वो नहीं कर रहा, नहीं एब्सोल्युटली, हर एक की इज्जत है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द सेम पर्सन दैट यू आर रेफरिंग टू, या सम पीपल, या एक पूरी ट्राइब अगर हम रेफर करें कि हम उनको शायद ट्रोल करने के लिए उनको इतना फेमस कर देते हैं कि उनके व्यू शायद एक्चुअल सिंगर से ज्यादा हो जाते हैं, जो कि डिजर्व करते हैं। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए तो कहीं से भी मिले, वेदर इट्स कॉमेडियन का तड़का लगा के म्यूजिशियन और म्यूजिक का तड़का लगा के कॉमेडी, तो ये दोनों चीज़ें जो बिकता है फिर वो चल पड़ता है। लेकिन म्यूज़िक बहुत अच्छी बन रही है पाकिस्तान में, यंगस्टर्स आर डूइंग वेरी गुड जॉब। जो भी बेवरेज वाले जो काम कर रहे हैं उनका काम भी काफ़ी अच्छा है। You have been part of one of the songs as जी, well. मैंने 4-5 गाने किए थे कोक स्टूडियो के।
और वन ऑफ देयर बिगेस्ट हिट्स ऑफ दैट टाइम आफरीन मैंने किया था, एंड मोमिना टर्न आउट टू बी एन ओवरनाइट सेंसेशन आफ्टर दैट. उनके लिए मैंने एक अलग कंपोज किया था और अलग बनाया था पार्ट, तो आफरीन में. तो वो भी खैर कोक भी अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ है जी. लेकिन नया म्यूज़िक पाकिस्तानी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं. देयर सिंगिंग एबिलिटी इज़ गुड, देयर कंपोजिंग सेंस इज़ वेरी गुड, और म्यूज़िक अच्छा हो रहा है. फाकी भाई, उस दौर की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि काफ़ी बैंड्स उस टाइम पे डेवलप हुए एंड काफ़ी लोग एज इंडिविजुअल एज सोलो सिंगर्स भी आए. सो व्हाट वाज एंड हु वाज योर इंस्पिरेशन एट दैट टाइम? इनफैक्ट अगर हम बात करें बैंड्स की, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ओवरऑल दुनिया में भी जो उस वक्त बैंड्स एक्टिव थे, तो उसमें आप किसको देखते थे? यार, आई ग्रू अप लिसनिंग टू बैंड्स लाइक पिंक फ्लॉयड, ओके, Beatles, Queen, Freddie Mercury is one of my all-time favorite singers. Even ABBA. तो जो भी मेलोडी जहाँ पे भी मुझे मिलती थी मैं बस अट्रैक्ट हो जाता था. तो हम गोरा म्यूज़िक बहुत सुना है, बट एट द सेम टाइम इंडियन म्यूज़िक बहुत सुना है एंड पाकिस्तानी म्यूज़िक बहुत सुना है. तो हम तो पूरा हर चीज़ की एक अमालगमेशन आप कह लें, जो भी कह लें, हमारे अंदर हर तरह का म्यूज़िक बहुत गया है. और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई भी अब आप म्यूज़िक अगर कर रहे हो तो जितना म्यूज़िक आपने बचपन में सुना होगा वो ही आप निकालोगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि वही आपकी ट्रेनिंग है. क्योंकि मैं सीखा हुआ म्यूजिशियन तो हूँ नहीं, आई एम एन अताई. एक होता है अताई और एक होता है जो सीखा हुआ घराने वाला. तो आई एम नॉट घराने वाला. तो मैंने जो म्यूज़िक मेरे अंदर गई है वो ही फिर कहीं ना कहीं से होते होते वही मेरा टीचर है, वही मेरा गाइड है, वही मेरी इंस्पिरेशन है, वही फिर निकलती है. फिर एक टाइम आता है जब आप नया म्यूज़िक सुनना काफ़ी कम कर देते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है. तो जो म्यूज़िक आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में आपने एब्जॉर्ब की है वही म्यूज़िक फिर अब रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप निकालते हो, बिकॉज दैट्स व्हाट यू लर्नड. फाकिर भाई, कमिंग टू द $1 million क्वेश्चन, एंड अक्सर आपसे ये सवाल जो है वो बिहाइंड द कैमरा पूछा गया है एंड इसके मुख्तलिफ जवाब लोगों के पास हैं, काफ़ी रूमर्स भी हैं. सो आई वॉन्ट यू टू क्लैरिफाई अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपका और हारून का जो बैंड था आवाज़ से स्टार्ट हुआ एंड वी हैव वन ऑफ द फिनोमिनल सॉन्ग ए जवां जो आप दोनों ने प्रोड्यूस किया. लेकिन हमने देखा कि कुछ टाइम बाद जो है वो राहें जुदा हो गई. यू गाइज वर परफॉर्मिंग वेरी गुड. वी हैव सीन सम ऑफ द वीडियोज़ एज वेल जहाँ पे आप दोनों परफॉर्म भी कर रहे हैं. मेन रीज़न क्या था? क्योंकि हमने देखा कि रीजंस काफ़ी लोगों के बैंड तोड़ने के अलग अलग होते हैं. जैसे जब स्ट्रिंग्स अलग हुआ तो उसका एक अलग रीज़न था. उनका क्या रीज़न था? स्ट्रिंग्स का आई सपोज उन्होंने जो बताया कि उनको ब्रेक चाहिए था. एंड पहले भी फैसल केबाडिया साहब ने 2-3 जगहों पे मेंशन भी किया है कि ही वाज कंटिन्यूइंग हिज स्टडी, तब ब्रेक आया एंड उसके बाद अभी भी ब्रेक चाहिए था. लेकिन आपसे मैं जेन्युइन रीज़न पूछना चाहूँगा कि आपका ये 1999 से लेकर 2001 तक का जो सफ़र था, इसमें ही असल जो गेम है वो हुआ है, वो क्या था? यार, लास्ट गिग दैट वी परफॉर्म टुगेदर एज अ बैंड वाज ARY की लॉन्च शो था दुबई में. ओके. आई थिंक अल नसर लेजेंडलैंड में था शायद, या कहीं ऐसे था, या शायद सिविल एविएशन क्लब, आइदर ऑफ द टू वेन्यूज, आई डोंट रिमेंबर. उनमें से एक में था. दैट वाज आवर लास्ट गिग टुगेदर. दैट वाज नवंबर की कोई डेट थी 1999 और दैट वाज आवर लास्ट गिग. उसके बाद वी नेवर गॉट टुगेदर. सो ऑलमोस्ट 25 इयर्स. यस, इट विल बी 25 दिस नवंबर. तो वो था. और बाकी यार बैंड्स टूटने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं. वाइटल साइंस की भी कोई होगी, जुनून का भी होगा, फिर उनका रीयूनियन भी हुआ. तो नॉर्मली what are some of the reasons that you have identified bands टूटने की जो वजह है? बैंड्स टूटते हैं प्राइमरीली 3 चीज़ें होती हैं. व्हेन पीपल जब लोग बड़े एनल हो जाते हैं ना अबाउट थिंग, आपको बड़ा दिल चाहिए. टीम जब आपने चलानी होती है तो बड़ा दिल करना पड़ता है आपको. लेकिन आई थिंक जनरली इट्स मनी, डिविजन ऑफ मनी, शेयरिंग फेम, शेयरिंग चेक्स. तो ये सब चीज़ें हैं, पैसा, चेक्स, फेम. तो फाकिर भाई, आपके केस में तो आई डोंट थिंक whether it was fame or money because you were quite well off as well. So was it about women? नहीं, वहाँ पे भी we were quite okay. तो लेकिन ये नॉर्मली ये 3, मैं जनरली बात कर रहा हूँ उमूमी तौर पे, ये 3 रीजंस होते हैं. क्योंकि ये यंग एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा होता है और आप जवान होते हैं तो बस फेम एंड नया फिर पैसे खूब आ रहे होते हैं. एंड यू आर बीइंग लव्ड एंड लाइक्ड बाय मेनी. फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा जी, फैन बेस काफ़ी हो रही होती है. तो फिर वो उसके अंदर आप थोड़े इमेच्योर हरकतें करते हैं, बैंड्स पर टूट भी जाते हैं. I've seen a lot of bands breaking up due to either all 3 or 1 or 2 of these reasons. लेकिन primarily मेरे ख्याल में ये 3 reasons हो सकते हैं.
ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन आपके केस में क्या ज़्यादा रहा? हमारे केस में बस कुछ होगा, ऐसे ही होगा। अच्छा, इन तीनों में से ही होगा, लेट्स कीप इट समवेयर हो बिटवीन सकता है, दीज। हो सकता है, कोई तीनों भी हो सकते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू मेंशन दिस, एंड इनफैक्ट ये जो रियलिटी है इसको फेस करना एक बहुत मेच्योर बात है। जैसे आपने कहा कि पीपल आर इमेच्योर एट सर्टेन टाइम्स, जहाँ पे उन चीज़ों को रियलाइज नहीं करते। यार हम सारे जिंदगी भर बोंगियां मारते रहे हैं यार। वी बीन इमेच्योर, अब टाइम से, एक्सपीरियंस से और उम्र से आप फिर सीखते हैं। और अभी अभी जब हम सोचते हैं, व्हेन यू लुक बैक, तो क्या क्या फजूल हरकतें हम लोगों ने की हुई हैं यार, लेकिन दोज वर क्रेजी टाइम्स एंड वी लिव्ड इट, तो हमने बड़े मज़े भी किए हैं। अच्छा, कंपेयर टू द टाइम दैट यू हैव मेंशन एंड कंपेयर टू द टाइम अभी, फॉर एग्जाम्पल अगर फ़ाखिर जेन जी के टाइम पे फेमस होते, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आपके पास होती हैं जो चीज़ें आपने उस वक्त की हुई हैं विच वर नॉट रिकॉर्डेड या विच वर नॉट मेंशन्ड एंड यू वर लकी इनफ कि वो चीज़ सामने नहीं आई? तो अभी अगर आप फेमस होते तो कौन सी चीज़ें आपको देखभाल के करनी पड़ती? यार उस ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन्स का इतना चक्कर थोड़ा कम था, एक। नंबर 2, अच्छा मुझे शौक़ नहीं था तस्वीरें खिंचवाने का, तो मेरे पास कोई ख़ास मेमोरीज उस तरह नहीं है। ओके, आई डोंट रियली बिलीव इन कि हर चीज़ की तस्वीर खींची जाए और ये वो। मुझे लगता है कोई बीमारी है जो हर कोई हर वक्त कर रहा होता है ये, तो मेरे पास इतनी ज़्यादा वो नहीं है मेमोरीज पुरानी। 1 नंबर 2, आज ड्रग्स इतनी ज़्यादा हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आजकल के ज़माने में होता तो पता नहीं क्या कर रहा होता, क्योंकि आई हैवंट इवन, मैंने ज़िंदगी में आज तक सिगरेट का एक कश भी नहीं लगाया। आई डोंट नो हाउ टू स्मोक अ सिगरेट। आई हैव नेवर डन एनी काइंड ऑफ ड्रग एवर। वेयरएज मैंने इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोगों को करते हुए देखा है। मैंने इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत कुछ करते हुए देखा है। मैंने भी आर्टिस्ट इंडस्ट्री और सम अदर प्रोफेशंस जो भी, अच्छा, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ किया होगा, लेकिन मैंने ड्रग्स कभी नहीं किए, मैंने सिगरेट कभी नहीं पिया, तो दैट इफेक्टिवली ब्लॉक्ड अ लॉट ऑफ खराफात, क्योंकि मैं स्मोक ही नहीं कर सकता था, तो दैट इफेक्टिवली रूल्ड आउट हैश वगैरह ये वो, तो इसलिए मैंने ड्रग्स को नहीं की। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी क्लीन in that regard, and I take pride in that. And what kept you away from all these things? Because you were were in this surrounding basically, जब आप कह रहे हैं। When I was in grade 9th, तो I was a prolific keyboard player, तो शौक बहुत था मुझे। तो मेरे से काफ़ी सीनियर एक लोग थे इस्लामाबाद में, उनका बैंड था, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करने जाते थे, तो वो कमरा बंद होता था, they used to smoke all the time। तो मेरा भाई जो था, मेरा बड़ा भाई was in medical college at that time, वो पढ़ रहा था। तो एक बार वो कहता है, तुमसे स्मेल आ रही है, ये किन लोगों से मिल रहे हो तुम जाके? तो दे यूज्ड टू स्मोक हैश। ओके, वो चर्स वर्स के सुट्टे लगाते थे, मुझे पता ही नहीं था कि चीज़ क्या है ये। तो अच्छा, मेरा दम घुटता था उसके अंदर, खांसी हो रही है वो, लेकिन जुनून इतना था बजाने का, प्ले करने का। तो फिर मेरे भाई ने बताया कि ये हैश है भाई, इन लोगों से दूर रहो और ये वो। तो उस ज़माने से ही मेरे दिल में एक नफ़रत बैठ गई सिगरेट की, और देन नोबडी एल्स इन माई फैमिली स्मोक्ड। तो ना मैंने वालिद को देखा, ना मेरे भाई ने किया, तो बस समहाउ ऐसा हुआ कि मुझे एक कश भी नहीं मैंने कभी लगाया। आई डोंट नो हाउ टू स्मोक, एंड अ लॉट ऑफ माय फीमेल फ्रेंड्स इवेंचुअली डाउन द लाइन दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी कि इसका तो सिगरेट भी नहीं पीना था। तो बस ऐसे हुआ। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल जो कि जब इस तरह की बात कोई हो रही होती है, दे प्रोवोक समवन एल्स एंड इंस्टिगेट करते हैं इस तरह की बातें करके। सो मेनी ऑफ द पीपल हु आर नॉट इनटू दीज थिंग्स, जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं तो वो वाकई में एडिक्टिव हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए लेटर ऑन अपनी यार। मैंने तो देखा है हमारे बचपन में लोग कूल होने के लिए भी बड़ा सिगरेट स्टार्ट इसी से करते हैं। आजकल इतने लोग मुझे वो लगते हैं वाना भी, हर कोई सिगार पकड़ के बैठा होता है जस्ट टू शो दैट व्हाटएवर। तो मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है। अचानक मैंने देखा एक एवं ही पेंडू वो सिगार पकड़ के, तो पता नहीं क्या वो बन रहा है आजकल। पर ठीक है, हर एक की जो है मर्जी वो करे, लेकिन that's all what their choice is. Faqib bhai, you have mentioned about how bands break, एंड अब बात करते हैं कि वापस जो बैंड्स हैं वो जुड़ते कैसे हैं, ऐसी क्या चीज़ होती है? पैसे से, माफिया होती हैं, पैसे से जुड़ते होंगे और क्या होगा। अच्छा, रीयूनियन जो होती है years down the line, वो when a lot of money is offered तो bands reunite हो जाते हैं because they want to make some money out of। तो do you think आपके केस में आपको इतने पैसे ऑफर अभी तक नहीं हुए या वेट कर रहे हैं उस ऑफर का? यार एक ज़माना आया था just before COVID कि हम लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, and like Harun and you agreed to reunite to release one, एक गाना था हमारा बिग सॉन्ग, वन ऑफ आवर बिग सॉन्ग्स, तो उसके लिए बात हो रही थी। एक बेवरेज था that offered about over $100,000 for that one song. Okay.
फिर इसके बाद बात आगे बढ़ रही थी हमारी, वी वर आस्किंग फॉर ट्वाइस एज मच। फिर कोविड आ गया, फिर कोविड आया तो सब कुछ फिजल आउट हो गया। और तो हो सकता है म्यूचुअल डिसीजन एट दैट टाइम, आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया। कोविड आ गया तो हर चीज नहीं, पैसे इंक्रीज करने वाली जब चीज हुई तो म्यूचुअली डिसाइड इकट्ठा होता है ना यार। ग्रीड का तो फिर कोई एंड नहीं है ना यार, और इट्स नेगोशिएशन एंड ऑफ द डे, इसमें बुरा मनाने की तो कोई बात नहीं। तो वी वर गेटिंग देयर स्लोली, वी वर इंचिंग क्लोज टू द टारगेट, बट फिर कोविड आ गया तो हर चीज़ ही रुक गई 1-2 साल, तो फिजल आउट हो गया। बट नाउ दैट यू जस्ट रिमाइंडेड मी, मे बी नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, अगर पिच करके देख लेंगे। बाकी भाई, एज आपने मेंशन किया कि इन चीज़ों के ऊपर बैंड जुड़ भी सकते हैं, सो हैव यू एवर डिसाइडेड कि जब ये बैंड जुड़ेंगे, जिसकी वजह से बैंड टूटा था 25 साल पहले, वो वाली चीज़ें अब हमें रिपीट नहीं करनी है? इस तरह का कोई पैक्ट साइन किया आप लोगों ने, या करेंगे आगे? नहीं, क्या फेम तो जिसने जो एंजॉय करनी थी कर ली, पैसे भी सब लोगों ने कमा लिए। तीसरी चीज़ रह गई है। तीसरी चीज़, लिबिडो वैसे ही डाउन हो जाता है डाउन द लाइन। तो अब क्या, अब लोग मैच्योरिटी जब आ जाती है, देन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कहीं और से, देन यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम हियर, एंड व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम हियर तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। व्हेन यू यंगर कहीं और से सोचते हैं आप। तो आपने रिग्रेट किया कभी अपने डिसीजंस को? क्यों भाई, क्यों रिग्रेट करें? जब जो डिसीजन लिया, तो जब जो डिसीजन लिया उस वक्त उसको एंजॉय किया। जम के डिसीजन लेंगे आप, अच्छा डिसीजन लिया आपने, एंजॉय किया, भले आपने प्यार किया, आपने शादी की नहीं की, जो भी किया, इससे मिले नहीं मिले, ये काम किया, किसी को एग्री किया, किसी को एक्सेप्ट किया, किसी को रिजेक्ट किया, जो भी किया डंके की चोट पे किया, तो वाई रिग्रेट? पछतावों किससे ज़िंदगी थोड़ी होती है। ज़िंदगी होती है कि जो किया उसको ओन अप करो। आखिरी बार आपके हारून से बात कब हुई है? लास्ट मंथ ओवर टेक्स्ट मैसेज कॉल। हारून मेरा दुश्मन थोड़ी है। ओके, हम दोस्त हैं यार। बीच में कभी कभार वो एक होता है जब एक बैड पैच चल रहा होता है, जब आप ब्रेकअप होता है बैंड का। आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर कि जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं सलमान खान और शाहरुख खान की, कि उनका एक राइवलरी थी एक टाइम तक। उनका बैंड नहीं था, लेकिन स्टिल दे वर कंपेटिटर्स इन द सेम फील्ड। अंदाज अपना was just a film, but they were not in good terms while doing that film as well. हमारा बैंड था यार, we traveled together, we lived together, practically we made music together, we spent so much time, we were like, एक बैंड जो होता है वो they are like a family से भी बढ़ के हो जाता है। You share so many secrets, पता नहीं आप इकट्ठे क्या क्या करते हो, अब इकट्ठे एक ही कमरे में सो रहे होते हो, क्या क्या करते होगे आप यार। So there's so much that happens. अच्छा, तो वो बॉन्ड जो होता है वो रहता है। फिर जब बैंड ब्रेकअप होता है तो कुछ अरसे के लिए वो थोड़ा ठंडा हो जाता है काम, लेकिन अगेन वो मेमोरीज और वो बॉन्ड टूटता नहीं है। वो दोस्तियाँ जो होती हैं वो फिर दोबारा रिवाइव भी होती हैं, एंड फिर आप वो उन मेमोरीज को याद भी करते हो, रिजॉयस करते हो, एंजॉय करते हो। बाकी भाई एक चीज़ ज़रूर ये बताइए कि जब एक नॉर्मल रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं तो उसमें हम अक्सर देखते हैं कि एक कोई पार्टनर जो है वो टॉक्सिक हो जाता है। एंड टॉक्सिटी की बात करें तो उसके बाद जैसा आपने मेंशन किया कि जब सब चीज़ें शेयर हो रही होती हैं तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी किसी एक पार्टनर के पास या दोस्त के पास होते हैं जो कि आप रिग्रेट कर रहे होते हैं, शिट ये वाली चीज़ शायद इसको नहीं पता होनी चाहिए थी। अब जैसे हमारे ताल्लुकात वो नहीं है तो ये चीज़ शायद वो किसी को बता सकता है या बता सकती है। सो यू एवर हैड दैट थिंग इन माइंड एज वेल? यार ज़रा इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता। व्हाइल ही और शी इज़ कीपिंग योर सीक्रेट्स, आप भी तो उसके सीक्रेट्स को ही रख ही रहे होगे ना यार। तो इट्स अ टू वे थिंग। देखो डिटरेंस जो होती है लाइफ में, अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर डिटरेंस है न्यूक्लियर की, तो इसी तरह किसी भी रिलेशनशिप के अंदर कुछ चीज़ें आपको पता हैं, कुछ चीज़ें मुझे पता हैं, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो डिटरेंस अगर नहीं होगा तो फिर आप ब्लैकमेल होते रहोगे, तो ये तो आप नौबत नहीं आने दोगे, हम श्योर। तो कुछ ना कुछ आपके पास होगा, कुछ ना कुछ मेरे पास भी होगा। एजेंसी के पास फाइल्स दूसरी एजेंसी की होती हैं। सही इतना काफ़ी है बताना कि ऑफ कोर्स कि अगर कोई इस तरह का एक्ट करे तो आपको भी पता। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई टॉक्सिक हो रहा होता है तो देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। अगर वो टॉक्सिक हो रहा है आपके साथ तो वो आपसे जान छुड़ाना चाह रहा है। ओके, तो बस ठीक है, थोड़ी देर कोशिश करो, स्पेस दो। अगर फिर भी लगता है कि पैटर्न इज कंटिन्यूइंग तो इसका मतलब है कि काम ख़त्म है। फाकिब भाई, लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। एंड वो सॉन्ग की अच्छी बात यह है कि वो सॉन्ग स्टार्ट होने से पहले जब उसकी ट्यून स्टार्ट होती है तो सबको पता चल जाता है कि वो कौन सा सॉन्ग है। ओके, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग मैं बात कर रहा हूँ दिल ना लगे। ओके, एंड दिल ना लगे कि जो
जर्नी है वो मैं इस तरह बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज इस वक्त देख रहे हैं कि जब भी जियो या इस तरह के जो बड़े चैनल्स हैं वो जब पेट्रियाटिक मंथ सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड में भी ये वॉइस चल रही होती है, न्यूज़ जब चल रही होती है, कोई खबरें पढ़ रहा होता है तो उसमें भी चल रहा होता है। तो आपने यूनिवर्सल राइट सबको इस गाने के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं या ऑटोमेटिकली ये जिस तरह ए जवां है या दिल दिल पाकिस्तान है ये एक पेट्रियाटिक टोन बन चुकी है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है? क्या स्टोरी है इसके पीछे? यार मेरे PTI के दोस्त अपने जलसों में जब उन्होंने लेना होता है ना, जब उन्होंने ओवरसीज से लेना होता है डोनेशन, हाँ, तो तब वो दिल ना लगे चलाते हैं और इसका वो चलाते हैं, 7 समंदर पार हो तेरी याद मुझे पल पल तड़पाए, ये चलाते हैं, बड़े सियाणे हैं वो। ए जवां भी चलाते हैं और जब वो ऑपोजिशंस की करप्शन दिखानी है तो मिस्टर फ्रॉडिये भी चलाते हैं। तो हमारे वो गाने चलाते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि चलाओ, ये कौम की अमानत है गाने, ये कौम के लिए बनाए, पाकिस्तानियों के लिए बनाए हैं, इनको चलाओ, इनको इस्तेमाल करो, जहाँ पे दिल करता है लगाओ। आपकी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानियों की प्रोडक्ट है, पाकिस्तानियों के लिए बनी है, इस्तेमाल करो, सुनो, एंजॉय करो। तो मैं कोई कॉपीराइट डिमांड वगैरह कोई कुछ नहीं मैं करता। लेकिन ये बताएं कितना अरसा लगा इसको बनाने में? टीवी चैनल्स के ऊपर जब चलते हैं तो फिर वो टीवी चैनल्स से मैंने कभी नहीं मांगा एज सच, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तो यूट्यूब से भी रॉयल्टी नहीं इकट्ठी करता। जी, आई एम नॉट वेरी मनी माइंडेड विच इज़ नॉट वेरी गुड, बट लेकिन अभी रिसेंटली जियो ने मुझे एक अच्छा हेफ्टी चेक भेजा आफ्टर हैविंग यूज्ड दिल ना लगे की ट्यून इन फ्यू इलेक्शंस ट्रांसमिशंस के अंदर। ये आप पुरानी बात बता रहे हैं? रिसेंटली उन्होंने मुझे दे सेंड मी अ चेक फॉर यूजिंग दिस सॉन्ग, फॉर यूजिंग दिल ना लगे का म्यूजिक इन इलेक्शन ट्रांसमिशन, विच वाज वेरी नाइस ऑफ देम। मुझे अच्छा लगा, मैंने मांगा नहीं था, बट दे स्टिल सेंट इट। So there was their acknowledgement and good. For all the years that they have used this song, elections, not years, लेकिन बाकी टीवी चैनल्स भी मैं इस सॉन्ग को काफी अर्से सुन रहा हूँ, जियो भी इनफैक्ट देख रहा हूँ, या जब भी कोई भी 14th अगस्त रिलेटेड अच्छी बात है होते यार, चलाओ, ये कौम की अमानत है म्यूजिक यार। चलिए सवाल ये बनता है फाकिर भाई, ये सॉन्ग बनाने में कितने महीनों का अरसा लगा आपको एंड कहाँ बैठे आप? टाइम तो लगता है, आप गाने में चले गए बैठे, आप क्या किया आपने? टाइम लगता है जब आप गाने बनाते हैं, म्यूजिक करते हैं, आमद होती है, हर गाने की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से होती है। मैंने तो बड़ी अजीब जगहों पे कंपोज किया, मैं प्लेन में जाते हुए इधर उधर, मैं गाड़ी में कभी मैं ड्राइविंग तो मैं फ़ोन निकालता हूँ, फिर जब ये फ़ोन्स में रिकॉर्डर नहीं आए थे तो उससे पहले आई यूज्ड टू हैव अ डिजिटल रिकॉर्डर, उससे मैं रिकॉर्ड करता था। तो धुनें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं आपको, एंड डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर, डिफरेंट सिचुएशन इंस्पिरेशन ट्रिगर कर देती हैं। दिल ना लगे कैसे मैंने कंपोज किया था? दिल ना लगे मैंने बनाया था जुलाई 2000 में, रिलीज़ किया था मैंने अगस्त या सितंबर में, ऐसे कुछ किया था। और उससे एक आध महीना पहले मैं अपने हनीमून पे, आई वाज इन यूरोप एंड US, तो हम न्यूयॉर्क में थे, मैनहट्टन में। ऊपर से PIA का एक प्लेन गुजरा, मैंने देखा, इट वाज वेरी लो फ्लाइंग प्लेन। वो देख के दिस ट्यून केम टू माई हेड एंड आई कंपोज्ड ये गाना। That's incredible. बहुत, और ये आप वेकेशन के टाइम पे आपने एक ऐसा ऐसे होता है यार, जब आप वेकेशन ले रहे होते हो, हॉलिडे कर रहे होते हो, and you were producing solo music at that time. म्यूजिक तो मैं हमेशा से कंपोज तो करता ही था ना यार, आवाज़ के लिए भी कंपोज करता था, जवां वगैरह जो भी। तो दिस ट्यून केम टू माई हेड प्लेन देख के। वाह, इसी सॉन्ग के साथ दूसरे सॉन्ग की तरफ आते हैं। US से मैं आपको ले जाता हूँ स्पेन की तरफ। स्पेन का जो ये सॉन्ग है, एंड खासतौर से जो स्टार्टिंग है एंड जो ये आपकी वीडियो है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, हाउ दिस केम टू योर माइंड पर्टिकुलरली, क्योंकि आप जो है ना, इट्स ऑलवेज समथिंग दैट इज़ इन यू, कि आप हमेशा टाइम से आगे रहते हैं एंड आपकी जो चीज़ें हैं वो हमेशा जो है वो अहेड ऑफ इट्स टाइम रही हैं। सो टेल अस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली, कि आप ये कैसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते थे, या यू आर हैविंग दोज अमेरिकन और यूरोपियन फ्रेंड जो आपको आने वाले म्यूज़िक से इंस्पायर करवाते थे? यार आई मेट दिस चिली का था वो गिटारिस्ट, ही हैड अ ब्यूटीफुल फ्लेमेंको, उसका गिटार था स्पेनिश अकॉस्टिक, $10,000 का तो गिटार था उसका। तो साउथ अमेरिकन ये कोई गिटारिस्ट था? जी, एंटोनियो सेगोरा। तो उसके साथ मैंने फिर कोलैबोरेट किया, मैंने गाना ऑलरेडी मेरे पास था, दिल की बातें करके देखें, तो उसने तोमा के ते क्यों मुँह का तड़का उसने लगा दिया। ओके, एंड गिटार सारे उसने प्ले किए, एंड म्यूज़िक तो मैं खुद अरेंज करता ही था, खुद प्रोग्राम करता था।
तो फिर ये गाना बना उस लिया वक्त तक हमने। म्यूजिक नहीं हुआ था आपने, लेकिन एक थीम बना ली थी इस सॉन्ग की। आई मेट दिस गिटारिस्ट, तो गाने की धुन तो मेरे पास थी, कॉर्ड्स थे, तो मैंने उन्हीं कॉर्ड्स के ऊपर मेट्रोनोम एक होती है क्लिक, मेट्रोनोम के ऊपर उसको मैंने कॉर्ड्स मैंने प्रोग्राम करके उसको मैंने बोला चलो फॉलो कर दो। उसने 2-3 तरह के रिदम्स मैंने इससे बजवाए, फिर लिक्स गिटार के फिल्स वगैरह मैंने इससे रैंडम बजवाए उसी टेम्पो में। फिर उससे मैंने ये फोक उसको मैंने कहा कि तुम कोई चीज़ दो, फिर उसने तुम आके दिया, फिर उसकी हार्मनीज मैंने करवाई, फिर उसको अच्छी सी मैंने कॉफ़ी पिलाई और उसको होटल में छोड़ के आ गया। ज़बरदस्त। फिर मैंने इसके बाद इसके ऊपर गाना अपना कंप्लीट किया। अच्छा, ये अपने गाना कंप्लीट हुआ है, जो कंप्लीट वर्जन जो हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही ग्रैंड है, वो स्पेन में शूट हुआ। सो आपके पास पहले से कोई टीम थी या नहीं, इसके पीछे कहानी है। मैं PNG के जिंगल्स, एक ज़माने में मैं जिंगल्स बहुत बनाता था, तो PNG के 6 जिंगल्स की मेरे पास ही, हेड एंड शोल्डर्स एंड पैंटीन की एक मेरे पास कैंपेन थी। यू प्रोड्यूसिंग सॉन्ग्स एज वेल एंड साथ में आप जिंगल्स भी कर रहे थे। तो मैं अपनी एल्बम पे भी काम कर रहा था उस वक्त, क्योंकि बैंड टूट चुका था एंड आई वाज वर्किंग ऑन माय एल्बम। दिल ना लगे हैड ऑलरेडी रिलीज्ड, तो मौके वाले गाने पे मैं काम कर रहा था। तो ब्रांड मैनेजर जो थे उसके प्रॉक्टर एंड गैम्बल के, वो आए, और आसिम रज़ा डायरेक्टर आए मेरे पास जिंगल्स की जो डेवलपमेंट देखने के, क्या कर रहे हो। तो उनको सुना, फिर वो उन्होंने पूछा कि और क्या चल रहा है म्यूज़िक। मैंने बताया हाँ मैं गाना बना रहा हूँ, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मैंने थोड़ा सा सुनाया उनको, तो दे वर काइंड ऑफ ब्लोन अवे, उनको अच्छा लगा, आई एम श्योर। खैर अगले दिन उनकी कॉल आई कि यार आपको कैसे लगेगा कि अगर आप इसकी वीडियो स्पेन में शूट करें, क्योंकि आपका ये इसमें स्पेनिश है गाने में। मैंने कहा हाँ, तो कौन करेगा, इट्स गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट। कहते हैं वो हम करेंगे, हमने फैसला किया है कि अगर आप अग्री करते हैं तो आपका गाना भी वहाँ शूट करेंगे, एंड हम अपने 1-2 कमर्शियल्स भी वहाँ शूट करेंगे, एंड नॉट जस्ट दैट, विल ऑल्सो पे यू द मनी, एंड देन विल बाय एयर टाइम ऑन PTV एंड अदर चैनल्स जस्ट बिफोर खबरनामा, एंड आपका गाना भी चलाएंगे। वाह। तो दैट वाज लाइक, मैंने कहा हाँ, आई कुडंट कंट्रोल माय इमोशंस, एक्साइटमेंट सीरियसली। तो जी बस हफ्ते 10 दिन के बाद वी वर स्विस एयर के ऊपर हम बैठ के, तो हम स्विस एयर आती थी इस ज़माने में कराची, स्विस एयर पे हम जा रहे थे वाया ज़्यूरिख, बार्सिलोना, रेस्ट इज एज दे से हिस्ट्री। तो हमने वहाँ शूट किया, आई थिंक काफ़ी एक्सपेंसिव वीडियो थी, वहाँ शूट किया हमने वीडियो को, फिर उसके बाद चलाया, खूब चला, एंड जब वो गाना चल गया, दिल ना लगे ऑलरेडी था, और थैंक्स टू ARY एंड जर्जीस, कभी कभी प्यार में एक प्ले के लिए मैंने गाना भी किया हुआ था, which was shot on मानूर एंड हुमायूं सईद। तो जर्जीस एंड सलमान इकबाल के साथ ये भी किया हुआ था। तो ये और फिर इसके बाद ये तुमके वाला गाना चलना शुरू हो गया, तो फॉरेन रिकॉर्ड लेबल्स सारे पहुंच गए मेरे पास, एंड देन आई वाज एबल टू गेट अ गुड डील हियर एज वेल एज इन इंग्लैंड। ओरिएंटल स्टार के साथ मैंने किया, एंड देन काफ़ी अच्छा फिर काम स्टार्ट हो गया। अच्छा फाकिब भाई, रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, र्यूमर वॉज हर्ड एट दैट टाइम कि आपको जो है एक रिकॉर्ड कंपनी ने, बल्कि अगर कह लें कि एक हेड ऑफ द रिकॉर्ड कंपनी ने एक बहुत हैफ्टी अमाउंट पे किया, या कोई आपके घर के बाहर खड़ा हुआ था गाड़ी भरी हुई पैसों से लेके या बैग्स भरे हुए पैसों से लेके, एंड आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपने एक्सेप्ट कर लिया था, ये क्या सीन है? नहीं, ऐसे नहीं, गाड़ी भरी का कोई $1 बिलियन को लेके आ गया क्या? बहुत अच्छी डील एक लेके आए थे, और मैंने एक्सेप्ट क्यों नहीं करना था, मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया, उनको इज्जत से बिठाया, हमने खाना खाया, फिर हमारी दोस्ती हो गई, एंड देन अच्छा, प्रीवियसली आप उनको नहीं जानते थे? देन वी रिलीज मोर एल्बम्स ऑल्सो, एंड ग्रेट गाइज सदफ वाले, उन्होंने पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत उन्होंने दमाम बख्शा है। देव इन्वेस्टेड हेविली इन पाकिस्तानी म्यूज़िक। वो VCDs वगैरह और DVDs करते थे इंडियन म्यूज़िक की, और वहाँ से पैसे बना के पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में लगाते थे। तो मुझे तो लगता है इनको सितारा इम्तियाज़ मिलना चाहिए, सीरियसली, फॉर देयर सर्विसेज, व्हाट दे डिड। खालिद एंड गुलाम भाई, दे डिड टेरिफिक थिंग्स फॉर पाकिस्तानी म्यूजिशियंस। उन्होंने सारे टॉप पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को लॉन्च किया, सिंगर्स की एल्बम रिलीज़ किए। दे हैव ह्यूज सर्विसेज टू पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री। जब हम गज़नफ़र अली साहब की बात करते हैं इंडस म्यूज़िक के, गज़नफ़र अली साहब के साथ सदफ जो था रिकॉर्ड लेबल, उनकी भी बहुत इनक्रेडिबल सर्विसेज हैं, अलॉन्ग साइड EMI ऑफ कोर्स एंड ऑल दी अदर्स। तो मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हुई। येस, दे डिड, बड़ा अच्छा उन्होंने वो किया, एंड दैट टुक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ माई एल्बम के जो एक्सपेंसेस थे। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा टाइम में पीछे जाते हैं, व्हेन यू वर वर्किंग एज अ बैंड,
आपको ZTV ने इनवाइट किया इन UK. सो टेल अस अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कि जब गाने हिट होने शुरू हुए थे आपको लग रहा था कि उसकी वजह से आपको इनवाइट किया या दे वांटेड टू रिवाइव देयर ओन म्यूजिक इंडस्ट्री, उस वजह से आपकी हेल्प चाहिए थी उनको. हाउ वाज दिस? यार एक ज़माने में वी वर क्वाइट हैपनिंग इन इंग्लैंड. हम बहुत शोज़ करते थे, साल में हम कई बार जाते थे. एंड मैनचेस्टर, न्यूकासल, ब्रैडफोर्ड, ग्लासगो, लीड्स, लंदन शेपर्ड्स बुश, लंदन वेम्बली अरीना, लंदन कॉन्फ्रेंस सेंटर, यू नेम इट. हम हर जगह, ग्लासगो, कहाँ परफॉर्म नहीं करते थे और बहुत शोज़ होते थे हमारे. उस ज़माने में वहाँ के लोकल यंगस्टर्स जो थे वो भी म्यूज़िक उनका नहीं आना शुरू हुआ था. तो पाकिस्तानी म्यूज़िक की छुट्टी एक्चुअली हुई है जब इंडिजिनस इंग्लैंड के बच्चे निकल के आने शुरू हुए हैं. ओके. लेट 2000s के अंदर फिर स्टेरियो नेशन वगैरह ये सब आने शुरू हुए थे. तो उससे पहले हम लोग वाइटल साइंस, सज्जाद अली वगैरह हम लोगों ने छाए हुए थे, बहुत जाते थे. फ़ैन बेस बहुत अच्छी थी. तो उन्हीं में से किसी टूर के अंदर ZTV ने हमें साइन किया फॉर अ वेरी बिग शो. हम उसमें गए और साथ ही हमें BMG मल्टी टोन थी इंग्लैंड में जिन्होंने हमें साइन कर लिया. तो हम इसके ZTV के शो के लिए गए और पूरा इक्विपमेंट वगैरह इस्लामाबाद से मुझे याद है हम PI में बैठ के गए. इतना इक्विपमेंट, मेरे कंप्यूटर्स वगैरह 1996 की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी. तो पूरा इतना सामान था कि 1000 पाउंड हमारा एक्स्ट्रा एक्सेस लगेज का लग गया. खैर वो ZTV पेड ऑल ऑफ दैट, दे वर वेरी नाइस. वी कॉल्ड देम कि भाई हमारा इक्विपमेंट का है. दे पेड इवन फॉर आवर स्टूडियो गियर वगैरह भी. ओह वाओ. तो नाइस ऑफ देम. तो हम गए, बड़ा अच्छा रॉकिंग शो किया. देन हमें एक कैस्केड्स टावर थी, एक बिल्डिंग डॉकलैंड्स के अंदर, ब्यूटीफुल बिल्डिंग. वहाँ पे हमें BMG ने हमें वो 3 bedroom अपार्टमेंट में हमें दिया. दे गिव अस अ कार एंड एवरीथिंग. सो फॉर 2-3 months वी वर देयर. वी रिकॉर्डेड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स इंक्लूडिंग मिस्टर फ्रॉडिये और ये वाले गाने हमने बनाए वहाँ पे. तो या इट वाज अ गुड टाइम. वी रिकॉर्डेड. हम पूरा वीक हम काम करते थे. एक्टन में स्टूडियो था, वहाँ जाते थे. फिर वीकेंड पे हम पार्टी करते थे. तो उन्हीं दिनों में हमने एक गाना बनाया मिस्टर फ्रॉडिये. उसका नाम था कुछ और. ओके. एंड टाइटल चेंज हुआ सॉन्ग. टाइटल फिर हमने चेंज किया उसका. एंड उसका नाम था 10%. क्योंकि इस ज़माने में देखें जी, जो मार्केट में चल रहा होता है, हम लोगों ने भी सोचा कि चलो उसको करते हैं. तो फिर बाद में कुछ लोग दोस्तों ने कहा नहीं यार ऐसे नहीं करते, तुम गाने का नाम चेंज करो. तो फिर हमने इसका नाम मिस्टर फ्रॉडिये रख दिया. पाकिस्तान हम आए, एल्बम रिलीज़ की तो 2 हफ्ते के बाद मिस्टर फ्रॉडिये बैन हो गया. और फिर उसके 2 हफ्ते के बाद एट दैट टाइम बैनिंग का मतलब ये था कि टीवी पे चलना बंद हो गया. CDs वगैरह फिर भी सेल हो रही होंगी उसकी. हाँ, टीवी पे चलना बैन हो गया. जब टीवी पे चलना बैन हो गया तो जी उसके 2 हफ्ते के बाद आयरॉनिक एज लक वुड हैव इट वो गवर्नमेंट ही चली गई. तो उसके थोड़े दिन के बाद गाना दोबारा चलना शुरू हो गया. तो बस वो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं. क्या कहते हैं, बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं. अच्छा, पॉलिटिक्स की आपने थोड़ी सी बात की. सो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस लिविंग इन परवेज़ मुशर्रफ एरा. ये परवेज़ मुशर्रफ का जो टेन्योर था, एक बहुत लंबा टेन्योर था. एंड हमने देखा कि उसमें जो है ज़्यादातर म्यूजिशियंस या जितने कॉन्सर्ट्स थे काफ़ी हुए हैं. हाँ. अब जो है उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई या होती है तो वो सर्टेन सिटीज़ तक रिस्ट्रिक्ट रह गई है. तो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में. यार उन्होंने आके एक इनलाइटन मॉडरेशन का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, उसके बाद थोड़ा मुआशरे को, सोसाइटी को खोल रहे थे वो. तो थोड़ा लिबरल हो रहे थे. फिर उन्होंने काफ़ी इंजेक्ट किए पैसे कराची में. तो कराची की रौनकें काफ़ी बहाल हुई, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ. एंड चूँकि पहले जो ट्रबल्ड जो एरियाज थे वो सारे उन लोगों को पावर मिली, यहाँ पे MQM को पावर मिली. तो कराची में अमन भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो गया. तो कराची एट दैट टाइम वाज अ वेरी हैप्पी सिटी. एंड तो उस ज़माने में शोज़ वगैरह, यार वो ज़ैर एक रात में मैंने 8 कॉन्सर्ट भी किए हुए कराची में. सिंगल नाइट? जी. सो आई यूज्ड टू हैव लाइक 3-4 बैंड्स. लोकेशन 1 पे एक है, लोकेशन 3 पे एक है, लोकेशन 4 फिर 1 वाला 3 पे जाएगा, 2 वाला 4 पे जाएगा. तो इस तरह भी हुआ है. 4-4, 5-5, 3-3, 4-4 तो वाज अ कॉमन थिंग ऑन अ वीकेंड, सैटरडे नाइट को. एंड इसके वेन्यूज क्या होते थे? फॉर एग्जांपल अगर आप ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेन्यूज, वेरी ऑडिटोरियम, कभी वो क्रीक क्लब, कभी बीच लग्जरी, कभी कोई जगह अरेबियन सी कंट्री क्लब. तो एक बार तो मुझे पता नहीं किधर से किधर मैं पंबीरी बन गया यार. वो पूरा नहीं हो रहा था. लास्ट पहला मेरा 8 बजे था शाम को शो, एंड मेरा आखिरी 7वां या 8वां कॉन्सर्ट सुबह 5 बजे अजानों के टाइम पे मैं गा रहा था कहीं पर. तो ऐसे टाइम भी हमने देखे हैं. तो कराची वॉज रॉकिंग एट दैट टाइम फ्रॉम माई परस्पेक्टिव 2006-07 तक.
इट वाज अमेजिंग टाइम। फिर उसके बाद थिंग्स दोबारा फिर कुछ टॉपसी टर्वी होने लगे। तो होता है ऐसे, हर तरह का टाइम आता है। हमने तो खैर काफ़ी इन्जॉय किया। एंड जब आप कराची की बात आपने जैसे किया ना, आपने बहुत ही ज़बरदस्त एक मैप दिखाया कराची का एट दैट टाइम। तो जब आप दूसरे शहरों से ट्रैवल करके कराची आते थे, व्हाट वाज दैट मेन थिंग जो आप यार देखते थे मैं कराची बॉम्बे आकर? में चूँकि काम करना शुरू किया था मैंने एक वो मंत्रा वाली एल्बम पे, तो 2004-5 के अंदर जब मैं बॉम्बे से, अब तो बॉम्बे बहुत ज़बरदस्त कर दिया उन्होंने, दिल्ली एयरपोर्ट, ये वो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया उनका। लेकिन उस ज़माने में हम लोग आगे थे। जब मैं कराची आता था और कराची की सड़कें, ब्रिजेस, ओवरहेड, ये वो, एयरपोर्ट हमारा आगे लगता था, यू कुड फील कि हम आगे हैं। फिर उसके बाद उन लोगों ने रेस लगाई और वो हमसे फिर आगे चले गए। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त लगता था कराची। यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी कि यार अपना लाहौर भी हमारा ब्यूटीफुल, इस्लामाबाद भी हमारा ब्यूटीफुल, कराची भी ऊपर आ गया था। फिर जो भी हुआ, अब मैं चूँकि सियासी बंदा नहीं हूँ तो मैं ना, मुझे इतनी अकल सूझबूझ है। लेकिन आपके दोस्त सियासत में काफ़ी हैं। हमारे हर पार्टी में, हर जगह पे हमारे दोस्त होते हैं। वो अलग बात है कि उनके हम जलसों वलसों में ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन हाँ, तो बस जो भी हुआ उसके बाद यार एक टर्मोइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती जा रही है। आई होप जल्दी ख़त्म हो वो। अच्छा, व्हाट्स योर यूजुअल कॉन्वर्जेशन विद योर पॉलिटिकल फ्रेंड जो आपके आसपास दोस्त हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के? ज़्यादा आजकल किस टॉपिक्स पे बात होती है उनसे? यार आजकल तो मैं इतने उन लोगों से मिलता नहीं हूँ। अच्छा। तो अगर बात होती है तो एज यू आर लिविंग इन बोर हो गए कराची, हम लोग पॉलिटिक्स से। ओके। हाँ, लोग काफ़ी बोर भी हो गए हैं, उकता भी गए हैं। तो पॉलिटिक्स के ऊपर मैं समझता पॉलिटिशियन बोले से, कुछ लोग मूव भी कर गए यहाँ पे होते लेकिन नहीं आप पॉलिटिशियन से जब मिलते हैं तो भी पॉलिटिक्स के ऊपर बात कम होती है। दे वांट टू टॉक अबाउट योर म्यूजिक सीरियसली, एंड वी वांट टू टॉक अबाउट दिस दैट द अदर, बट पॉलिटिक्स के ऊपर हमने क्या बात करनी है यार? हम वही बात करते हैं जो कि कोई थड़े पे बैठ के बात कर रहा है, कोई अपने ड्राइंग रूम में बात कर रहा है। हम क्या बात कर लेंगे? एंड इट्स अ ला हासिल बहस। पॉलिटिक्स के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि डिवीज़न और होगी, लड़ाई झगड़ा और होगा। एक घर के अंदर एक बंदा किसी को सपोर्ट करता है, किसी को करता है, और वो जिनको सपोर्ट करते हैं वो उनके किसी काम के नहीं हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना। हर कोई सेल्फ सर्विंग है, हर कोई सेल्फिश है, हर कोई अपनी जेबें भरता है, एंड इसमें सारे शामिल हैं। अच्छा फाकिब भाई, यू हैव दिस वेरी कीन ऑब्जर्वेशन ऑन पॉलिटिकल इशूज़ एंड नेशनल इशूज़ एंड सारी चीज़ों के ऊपर आपकी थोड़ा बहुत यार, थोड़ा बहुत आपकी रहती है। तो द नेशनल सॉन्ग्स का अगर हम बात करें, जो ट्रेंड है और जो ट्रेंड ट्रेंड है, अब दोबारा भी जब हम देखते हैं कोई इस तरह के सीजन आते हैं, मंथ्स आते हैं, तो उसमें सॉन्ग रिलीज होते हैं, स्पॉन्सर्ड गाने बनवा स्पॉन्सर्ड सॉन्ग होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कोई खास नहीं है कि वो इतनी वायरल नहीं होते कंपैरेटिवली कि जब मीडियम्स नहीं थे वो ज़्यादा वायरल होते हैं। आज तक क्योंकि आपकी मजबूरी थी, 1-2 चैनल्स होते थे या कम चैनल्स थे, और म्यूज़िक चैनल्स थे उस ज़माने में, वो प्रमोट करते थे, वो चलाते थे। तो फिर वो कम चीज़ें होती थी। देखें, जब PTV था तो इवन आपका जो एक न्यूज़ कास्टर था, जो न्यूज़ रीडर, खबरें पढ़ने वाले जो होते थे, वो भी सुपरस्टार होता था। क्योंकि एक ही चैनल होता था, हर एक की मजबूरी थी वही देखना है, तो वो सारे लोग सुपरस्टार बन जाते थे। अब इतने सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब के ऊपर भी इतना कुछ है, जिसको गाना आता है उसका गाना भी, अटेंशन स्पैन जो है वो काफी अच्छा, जिसको गाना नहीं आता उसका गाना भी चल रहा है। एक क्लटर है, तो वी नीड टू डी क्लटर अ लॉट ऑफ स्टफ विच इज़ नॉट पॉसिबल एनी मोर। तो अब वो यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया पे हर कोई गाना गा रहा है, बना रहा है। ऊपर से लोगों का अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया है, ऊपर से लोगों के पास टाइम भी कम है। अब शॉर्ट्स पे आ गए हैं लोग, 10-20 सेकंड्स का गाना चलाते हैं। तो अब क्या गाना बनाएंगे आप, क्या सुनाएंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें, बल्कि आप बताएं क्या करना चाहिए। वाकई भाई, इसी से रिलेटेड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, मैनी पीपल से कि जो फाखिर की वीडियोज़ होती हैं उस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते थे। अरबों तो नहीं, खैर करोड़ों भी नहीं, लाखों तो पहुँच गए थे, लेकिन अगर दूसरी करेंसी, जिम्बाब्वे करेंसी में देखें तो शायद अरबों भी खर्च हो गए होंगे। तो आपका ये एक कोई क्लॉज होता था जब भी आप सॉन्ग बनाते थे कि वेदर इसकी वीडियो अगर बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके बनेगी, सो आई एम डूइंग इट, एल्स आई एम नॉट रिलीजिंग द सॉन्ग? कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस? यार उस ज़माने में विदाउट अ वीडियो आप गाना नहीं निकाल सकते थे। तो और मुझे ये ठरक भी थी, मुझे शौक भी था, आई वांटेड अ गुड वीडियो। तो बहुत कम ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने थोड़ी कंजूसी की होगी। नॉर्मली आई यूज्ड टू स्पेंड, नहीं मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं लगी, मुझे बस बताइएगा कहाँ पे कंजूसी की, ताकि मैं वीडियोस को लेकिन आई यूज्ड टू स्पेंड, अपने पैसे आपको खर्च करने पड़ते। देखें, रिकॉर्ड लेबल्स एज सच कोई था नहीं चक्कर, आपको खुद ही गाने कंपोज करने हैं, खुद ही लिखने हैं, खुद ही धुन बनानी है, खुद ही शायर को एंगेज करना है, खुद ही म्यूज़िक बनाना है, खुद ही इसको मिक्स करना है, मास्टर करना है, प्ले भी मैं खुद करता था, सब कुछ खुद करते थे। तो वो सिंगर यूज्ड टू बी अ वन फैक्ट्री
जो कि खुद ही सब कुछ कर रहा है, गा भी खुद रहा है। आपको पता है मैंने अपनी पहली एल्बम कैसे की थी? आतिश। मैंने पूरा म्यूज़िक खुद प्रोग्राम किया था। मैंने अपने कंप्यूटर के सामने माइक रखा होता था, मैं इसके अंदर पूरा गाना रिकॉर्ड करता था। एक गिटारिस्ट, एक गाने में शालिम था, दिल ना लगे में, बाकी ज़ियाद, और बाकी पूरी एल्बम में शालिम ने प्ले किया था। मैंने आतिश में जितने भी ढोलक वोलक हर चीज़ मैंने प्रोग्राम की थी, सैम्पल था। देयर वाज नो लाइव प्लेयर, नो लाइव इंस्ट्रूमेंट, इवन फ्लूट वगैरह कुछ भी, सब मैंने कीबोर्ड से प्ले किया था। एंड दिस इज़ एंशिएंट टाइम्स, जब सैम्पल्स भी नहीं होते थे आपके पास। तो मैंने सारा खुद प्रोग्राम किया। एंड टुवर्ड्स द एंड शानी ने भी कुछ गाने मेरे साथ हेल्प किए थे। एंड एक बंदा ज़ियाद ने एक गाना किया और बाकी सारे गाने शालिम ने गिटार बजाई। 2 लोग पूरे स्टूडियो में, मैंने खुद ही गा के खुद ही मैंने हार्मनीज़ भी खुद रिकॉर्ड कर दी। मेरी नीस छोटी स्कूल में पढ़ी थी, उससे मैंने एक आध गाने में कुछ थोड़ा सा फीमेल वॉइस करवाया था। शी इज़ ग्लास्को में है, शी इज़ अ डेंटल सर्जन माहम। तो एक गाना था उसके अंदर थोड़ी सी इसकी ऊज़ाज़ रिकॉर्ड करवाए थे और एक में से गवाया था मैंने थोड़ा सा, तो माहम ने वो किया था। देयर वाज नो थर्ड पर्सन इन द स्टूडियो, खुद ही मैं कर रहा था। तो ये तो हालात थे, आप खुद ही पूरा करोगे पैकेज करके, फिर आप ले जाते थे कि कोई रिकॉर्ड लेबल आए। आई वाज लकी इन द सेंस कि एक गाना दिल ना लगे मेरा चल गया, वायरल तो उस ज़माने में नहीं था, कोई चक्कर चल गया। फिर दिल कभी कभी प्यार में ड्रामे में चल गया। फिर तोमा के थैंक्स टू द स्पॉन्सर कि वो टीवी पे उसने इतना ब्लास्ट कर दिया। तो इन 2-3 गानों की वजह से रिकॉर्ड लेबल मेरे पास आ गया, लेकिन अदरवाइज़ इतना आसान नहीं होता था। म्यूज़िक करना बहुत मुश्किल, अभी भी बहुत, अब और मुश्किल हो गया है क्योंकि क्लटर बहुत ज़्यादा है। करंट म्यूजिशियंस में अगर बात करें तो आप किसको सुनते हैं या कौन से ऐसे म्यूजिशियंस हैं यू सी द ब्राइट फ्यूचर अहेड फॉर देम? या देयर आर लॉट ऑफ म्यूजिशियंस नाउ, हर कोई म्यूज़िक कर रहा है घर में, ऐप्स इतने आ गए हैं, सॉफ्टवेयर इतने आ गए हैं, म्यूज़िक करना बहुत आसान हो गया। इवन इफ़ यू हैव थोड़ी बहुत बेसिक सेंस भी है तो आप गाना बना सकते हो, और अगर गाना ज़्यादा नहीं आता तो आप ट्यूनर से ट्यून भी कर सकते हो। ऑल यू नीड इज़ टू इन्वेस्ट सम मनी, गेट सम गुड एप्स एंड हाँ, ऐप्स आप ले लो, करोगे। हाँ, वो अलग बात है जब आपसे कोई लाइव सुनना चाहेगा तो फिर आपको मसले पड़ेंगे। लेकिन आप किसको सुनते हैं आर्टिस्ट? लेकिन पाकिस्तानी सिंगर्स, नए बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं यार, बहुत अच्छा गाते हैं। एंड आई विश देम ऑल वेरी वेल कि जो अच्छा गाने वाले हैं, अच्छा गाना बनाने वाले हैं, वो और आगे जाएं। मैं तो बहुत लोगों को सुनता हूँ, राहत को सुनता हूँ, मुझे आतिफ बहुत पसंद है, अली ज़फ़र इज़ एन इनक्रेडिबल सिंगर, अहमद जान ज़ेब इज़ अनदर टेरिफिक टैलेंट। तो जो हमारे ज़माने वाले जो हैं या हमसे जूनियर हैं ये लोग, दे आर ऑल सुपर्ब आर्टिस्ट। सज्जाद अली, सज्जाद अली, दे आर ऑल लेजेंड्स आपकी तरह, ये लिविंग लेजेंड्स हैं सारे। तो फाकी भाई, लेट्स गिव यू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर आपका डे 1 है आज एंड आप आज म्यूजिक स्टार्ट कर रहे हैं, हु इज़ योर बिगेस्ट कंपेटिटर? अब आप जो सोच रहे हैं कि अब मुझे इनसे कम्पीट करना है। सारे, एनीवन हु इज़ मेकिंग म्यूजिक इज़ नॉट योर कंपेटिटर, बट अगर कोई गाना अच्छा जाता है तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है वो। अगर इंडस्ट्री में गाने फ्लॉप होने लगते हैं तो इंडस्ट्री के लिए बुरा है। तो मेरा कंपेटिटर कोई नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि गाने ज़्यादा से ज़्यादा गाने हिट हों। जब आपका गाना हिट होगा तभी चांस बनेगा कि और भी गानों को हिट होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर गाने फ्लॉप होने लग जाएंगे तो इसका मतलब है ओवरऑल आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री ठंडी हो रही है। यू कांट अफोर्ड दैट, यू वांट टू सी एवरीवन सक्सीड, ये बहुत ज़रूरी है। यू कांट बी जेलस। अगर आप जेलस होंगे तो आप अपने आप को भी साथ ही गिरा रहे हो। इसलिए पूरी इंडस्ट्री का उठना बहुत ज़रूरी है, और आपको किसी भी दोस्त की, किसी भी अननोन की आप कामयाबी को सेलिब्रेट उतना ही करना है। अगर आज वो अच्छा जा रहा है तो कल आप भी अच्छे जा सकते हो। तो जेलसी का कोई रूम नहीं है लाइफ में दोस्त। एंड जो यंग म्यूजिशियंस हैं, एज एन एक्सपीरियंस म्यूजिशियन, लुक एट कैफी खलील जी, उसका ये जो गाना है ये मैं कॉन्सर्ट्स में गाता हूँ। कहानी सुनो। हाँ, पीपल लव इट एंड आई लव टू सिंग इट। एक बच्चा है मेरे मुल्क का जिसका इतना प्यारा गाना है, मैं गाता हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्यून, आई लव टू सिंग इट एंड क्राउड लव्स इट। उनको भी अच्छा लगता है कि कोई और गा रहा है। आई ओन अप टू ऑल गुड पाकिस्तानी म्यूजिक। मैं तो ये सारे गाने गाता हूँ। एंड फाकी भाई, एज एन एक्सपीरियंस म्यूजिशियन, आप नए म्यूजिशियंस को क्या मशवरा देंगे कि इन टर्म्स ऑफ वायरलिटी की तरफ जाएं, या कोई ऐसा सॉन्ग गाएं कि जो रील्स की जीनत बन जाए, या कोई ऐसा गाना गाएं कि जो है लोग गुनगुनाते फिर रहे हो? यार अब गुर बड़े आ गए हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के गुर मुझे नहीं आते, लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि शॉर्टकट्स जो हैं वो आपके दुश्मन हैं। शॉर्टकट जो है वो आपका दुश्मन है। आपको सिवाय मेहनत के, सिवाय प्रैक्टिस के, फोकस के एंड पैसे के पीछे भागना आपका दुश्मन है।
शॉर्टकट भी आपका दुश्मन है, पैसे के पीछे भागना भी आपका दुश्मन है। अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप डेडिकेशन से, मेहनत से काम कर रहे हो, तो फिर पैसा भी आएगा, शोहरत भी आएगी, सब कुछ आएगा। फाकी भाई, हाउ डू यू रेट इंडियन म्यूजिशियंस एंड इंडियन सिंगर्स? काफ़ी अरसे में उन्होंने भी अपना गेम जो है काफ़ी जो है अप कर दिया है, एंड आपने भी देखा होगा कि किस तरह उनका म्यूज़िक जो है वो रिवाइव हुआ है, एंड इनफैक्ट उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाउ डू यू सी दिस? उनका रिवाइव नहीं हुआ, उनका रिवाइव हमेशा से है, क्योंकि उनकी पॉलिसी कंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड कर। नहीं, मैं दोबारा करूँगा, आंसर दोबारा करूँगा। ओके यार, उनका म्यूज़िक रिवाइव नहीं हुआ, उनका म्यूज़िक डाउन गया कब था? वो तो उनकी तो नहीं, when we were on peak तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनका म्यूजिक जो है कुछ वो नहीं था, हमसे उनकी शायद कंटिन्यूस underperform कर पॉलिसी रहा है, उन लोगों की कोई चेंज नहीं आई। वो तो हम लोगों का होता है ना, कभी हम रिलीजन, कभी ये, कभी ज़ियाउल हक साहब, कभी ये, कभी वो। उनकी तो एक कंटिन्यूस पॉलिसी है, इसलिए उनकी फिल्म, उनका म्यूज़िक हमेशा ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। एंड मैंने रेट क्या करना है, दे आर वे अहेड ऑफ अस। सिंगिंग एबिलिटी के लिहाज से देख लें, म्यूज़िक के लिहाज से देख लें, प्रोडक्शन के लिहाज से देख लें, दे आर कंपीटिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो तो छाए हुए हैं। तो इंडियन म्यूज़िक तो आई keep it in a very high esteem. Indians are terrific musicians. They are terrific music producing country and film producing country. और वो हमेशा से हैं, हमेशा से वो आगे ही रहे हैं। एक ज़माने में जब हमारा पॉप काफ़ी आया था, तो मुशर्रफ साहब ने इंडियन म्यूज़िक बैन कर दिया था। तो चूँकि उनका म्यूज़िक यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो हमें लगता था कि बस हम ही हैं अकेले। तो ऐसी बात नहीं थी। दे वर स्टिल डूइंग म्यूज़िक, वो अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे थे। उन्होंने पॉपुलर म्यूज़िक थोड़ा सा देर से, हमारे 2-3-4 साल के बाद आया। वी वर अ लिटिल अहेड इन वेस्टर्नाइज्ड म्यूजिक सिंस वाइटल साइंस वगैरह। उन्होंने 2-3 साल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, 2-3 साल वो थोड़े पीछे थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने फुल स्पीड, फुल थ्रॉटल। तो इंडियन म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त है, एंड लेट मी यूज़ द वर्ड, बहुत सुपीरियर है। हर तरह का जॉनरा वो एक्सप्लोर करते हैं, और उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ लाइक अमेजिंग। तो जो बात है वो है। अच्छा फाकी भाई, अक्सर हम यहाँ पे जो सॉन्ग कंपोजर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनसे हम एक बात सुनने को हमें मिलती है कि इस म्यूज़िक का जो फाइनल है या मास्टर है, वो हम थाईलैंड से करवाएंगे, वो हम इंडिया से करवाएंगे। थोड़ा सा इसको बताएं एक ले मैन के लिए, ये क्या चीज़ होती है, या वहाँ पे उसके अंदर वो कौन सा एक जादू डाल देते हैं जिससे जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव कर जाती है? अच्छा, योर मास्टर इज़ ओनली एज गुड एज योर मिक्स। मास्टरिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती मेरी राय में। ओके, मिक्सिंग इज़ द मेन थिंग। अगर आपका गाना अच्छा मिक्स हुआ है, तो मास्टर तो आप भी अपने कंप्यूटर पर बैठ के आप कर सकते हो, क्योंकि आपने जैज़ अप करना है ना, EQs कहीं पे कुछ गिराने हैं, कुछ ऊपर करने हैं। आपने ओवरऑल जो साउंड ऑफ द एल्बम है उसको बराबर करना है, एक जैसा करने, लेवल्स गानों के एक जैसे रहें। और अगर एक आध गाना है तो आपने उसके लेवल्स को अच्छा रखना है कि पीक के ऊपर ना जाए, ज़्यादा शूट ना करे, रेड्स में ना जाए, इवन करना है, थोड़ा कंप्रेस करना है। मास्टरिंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मिक्सिंग, आपका गाना अगर अच्छा मिक्स नहीं हुआ तो आप करोड़ रुपया लगा लें, उसका मास्टर आप जो मर्ज़ी करते रहें, वो कोई बात नहीं बनेगी। तो मिक्सिंग अच्छी करनी ज़रूरी है। मैंने एक ज़माने में शाही वाइटल साइंस के वो मेरे गाने मिक्स किया करते थे। फिर मंत्रा में मैंने बॉम्बे में एरिक पिल्ले के साथ मिक्सिंग की थी, और मैं यहाँ से शानी को भी अपने साथ ले गया था, और शानी ने पूरी एल्बम की मिक्सिंग एरिक पिल्ले के साथ बैठ के पूरी सीखी कि क्या किया, एंड शानी इम्प्रूव्ड अ लॉट आफ्टर दैट। तो आपका मिक्सिंग इंजीनियर हैज़ टू बी रियली गुड। मास्टरिंग आप बाद में ख़ुद भी कर सकते हैं या कहीं और से भी करवा सकते हैं, वो इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। मिक्स अगर अच्छा नहीं हुआ गाना, तो आप सर दीवार से मारते रहें, आप मास्टरिंग में जो भी कर लें, वो साउंड नहीं निकलेगी आपकी। फाकी भाई, नेक्स्ट 60 सेकेंड्स, एनी ऑफ योर 3 बेस्ट सॉन्ग्स जिसको आप गाना चाहें, या उसकी कुछ लाइंस अगर गुनगुना दें हमारे लिए। यार, आपका जो म्यूज़िक होता है, आपकी जो क्रिएशन होती है, दैट्स लाइक योर चाइल्ड। तो आपको तो सारे ही अच्छे लगते हैं, कोई थोड़े कम, कोई थोड़े ज़्यादा। मुझे एक वो बहुत पसंद है, माही वे तेरी याद आती है रे, एक ये मुझे अच्छा लगता है। एक काश हम जुदा ना होते, एक मुझे अच्छा लगता है। और एक जिया ना चाहे तेरे बिन साथिया, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐ जवां जीत है तेरा निशा, और तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, ये अच्छा लगता है। मुझे
तौबा है तौबा है तौबा है तौबा है, ये अच्छा लगता है मुझे। वो भी अच्छा लगता है, दिल की बातें करके देखें, मुझे एक और अच्छा लगता है, तुझ पे ये दिल हारा क्या मैं करूं यारा, कोई बता दे ये, मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो सारे अच्छे लगते हैं, मैं गाए जाऊंगा तो I have a That lot of was them. wonderful and मेरा ख्याल है ये हमारी पॉडकास्ट का सबसे एक बेस्ट पार्ट था, क्योंकि आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट एंड आई वाज लॉस्ट इन द सॉन्ग्स एंड आई विश कि आप ये सॉन्ग्स आप करते ही रहते, परफॉर्म करते ही रहते और हम सुनते रहते आपको। बट थैंक यू सो मच फाके भाई फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। देयर वर Pleasure. मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर नॉट अनलीश्ड अभी, तो वो हम जो हो सकता है बाद में आपको फॉर द तकलीफ रिकॉर्ड दें। ये मेरा जिंदगी का पहला पॉडकास्ट है या एंड बहुत सारे दोस्त मेरे पीछे रहे हैं और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट पे रिलीज होने के बाद शायद आपके अब पास मैं शुरू ज्यादा हो कर दूंगा जाएंगे। because it Yeah. was kind of nice, I enjoyed it. Yeah. लेकिन then you're a friend of mine, तो इसलिए that makes a difference. Thank you for the pleasure and thank you for the opportunity कि आपके साथ बैठे हम and आपको इतने कम नींद में हम जो है उठा के लेकर आए यहाँ पे। But thank you once again. Pleasure, thank you. Thank you. This is Muse Harrison signing off and I'll see you in another podcast of Sapiens Experience. Till then, take care.